Hello my dear students, welcome back to my online class. I think you are happy, healthy and safe at your place. Let's learn. And today I am going to explain you or I am going to teach you some important sentences regarding sentence making. Sentence making से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सेंटेंसेस है, वाक्य वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. लेट्स सेंटेंस मेकिंग. देखो, स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस. कुछ महत्वपूर्ण जो सेंटेंसेस है उनका स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर के साथ हम पढ़ रहे हैं. देखो, गोइंग टू, यूजेस ऑफ गोइंग टू, यूजेस ऑफ गोइंग टू. अब गोइंग है, आईएनजी वर्ब आ गई गो के साथ और फिर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. याद रखना, गोइंग के बाद में टू के बाद में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसका क्या अर्थ निकलेगा, किस तरह के सेंटेंस होंगे. एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ, आईएनजी वर्ब है तो उसके पहले जैसे कि हेल्पिंग वर्ब लगना जरूरी होता है, और यदि वो प्रेजेंट का है तो इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यदि पास्ट का तो वाज वर. तो यहाँ पर इज आया है क्योंकि ही है वो सिंगुलर है. ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस. वह एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई वो रास्ते में थोड़ी है. जा रहा का मतलब रास्ते में नहीं है. इसका मतलब क्या निकलता है, ये एक पहले से क्या प्लान किया गया कार्य है आगे करने के लिए, फ्यूचर में करने के लिए. जैसे कि मैं आगे टाइम भी लगा सकता हूँ, ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ. मैंने इस तरह से अगले महीने कर दिया. मैं इस तरह से नेक्स्ट वीक भी लिख सकता हूँ, नेक्स्ट वीक. अगले वीक या अगले सप्ताह वह एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा है. इसका मतलब नया व्यापार शुरू करेगा, वह उसकी इच्छा है नया व्यापार शुरू करे, और टाइम भी दे दिया गया है नेक्स्ट वीक. मतलब फ्यूचर के लिए पहले से योजना बनाई जा रही है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है. इस तरह के सेंटेंस. और उसी तरह से अपन बात करें, जैसे पहले से फ्यूचर प्लान है उनके लिए अपने जैसे कि इनका यूज कर सकते हैं. और दूसरा सेंटेंस देखो इसी के साथ, जैसे कि आवर पीएम, आवर सीएम मान लो, चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट आवर टाउन नेक्स्ट वीक. ये देखो, हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, इज गोइंग टू विजिट, गोइंग आ गया, टू आ गया, विजिट आवर टाउन नेक्स्ट वीक. अगले वीक अपना जो कस्बा या शहर है उसका भ्रमण करने जा रहे हैं, मतलब भ्रमण करने वाले हैं, करेंगे. इसी तरह से क्या इनका यूज, जैसे कि प्रेजेंट के लिए भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी यूज किया जाता है. मैं इस तरह से इसका यूज इस तरह से भी कर सकते हैं अपन. देखो, आवर सीएम विजिट्स आवर टाउन नेक्स्ट वीक. ये लो, ये भी सही है. अब पढ़ने में ऐसे लग रहा है, देखो, आवर सीएम विजिट्स आवर टाउन नेक्स्ट वीक. अपने सीएम है वो अगले वीक अपना जो शहर या कस्बा उसका भ्रमण करते हैं. लेकिन करते हैं ऐसा लिखा जाता है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, लेकिन बोला नहीं जाएगा. बोला इस तरह से जाएगा कि अगले वीक अपने जो सीएम है वो अपने शहर का भ्रमण करने वाले हैं, इस तरह से, या करेंगे, इस तरह से अपन इसको बोलेंगे. ओके, अब बात करते हैं अबाउट टू. देखो, ही अबाउट के बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ही इज अबाउट टू रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई. देखो यहाँ पर ही इज अबाउट, और ही के साथ क्या आ गया, इज आ गया. ही इज अबाउट टू रीच हियर, वह यहाँ पहुँचने ही वाला है, वह यहाँ पहुँचने ही वाला है. इसका मतलब पहुँचा नहीं है, आगे कार्य होगा, लेकिन वो कार्य होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. बस ये मतलब इसका. ही इज अबाउट टू रीच हियर, मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ही इज गोइंग टू रीच हियर, वह यहां पहुंचने जा रहा है, लेकिन थोड़ा बोलने में अटपटा लगेगा. जैसे कि मैं प्रस्थान करने की बात कहूं, या फिर क्या गाड़ी के स्टार्ट होने की बात, चलो
अपन ऐसा कहते हैं कि ही इज गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम हियर, वह यहाँ से प्रस्थान करने वाला है या वह यहाँ से प्रस्थान करने जा रहा है। एक ही सेंस है, एक ही मतलब है दोनों का। ही इज अबाउट टू डिपार्ट फ्रॉम हियर, वह यहाँ से प्रस्थान करने ही वाला है। तो याद रखो यहाँ पर एक जैसा ही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। अबाउट टू का यूज जल्दी कार्य होने को दर्शाता है, जैसे कि इसके साथ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये गलत होगा, ठीक है। ये जल्दी कार्य को दर्शाता है और ये क्या है, थोड़ा आगे का जो टाइम है फ्यूचर का, उसमें कार्य जो किया जाने वाला है उसको दर्शाने के लिए इसका यूज होता है। और अबाउट टू का यूज जल्दी कार्य किए जाने या होने को बताने के लिए होता है। ओके, अब बात करें अपन है बी वर्ब। ये देखो अगला स्ट्रक्चर है बी वर्ब। बी वर्ब मतलब ईजेएमआर प्रेजेंट में, वाज वर्ब पास्ट में। इसके बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद में आगे हमेशा सारी इंग्लिश में टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये नॉर्थ देखता है। ये क्या है, क्रिया, क्रिया है। ये क्रिया के आगे नॉर्थ देता है। ये देखो एग्जाम्पल, आई एम, ये एम बी वर्ब आ गई, फिर टू आ गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई एम टू रीड, बस इतना ही है। इसका मतलब फुल स्टॉप लगा दिया मैंने यहाँ। आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है। ये देखो क्रिया है और क्रिया के आगे ये ना आ गया, मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है, मुझे खेलना है। इस तरह से इनका वर्ब के अनुसार यूज होता है। पास्ट की बात करें तो देखो वी वर टू, वर क्या आ गया यहाँ पर, देखो बी वर्ब आ गई, टू आ गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई अटेंड। वी वर टू अटेंड द पार्टी। इसका मतलब हमें पार्टी अटेंड करनी थी। ये देखो नी, करना, ये वर्ब आ गई और ये नी आ गया, हमें पार्टी अटेंड करनी थी। इस तरह से हमें पार्टी में जाना था। अगली अपन बात करते हैं जैसे कि हैज, हैव, टू वर्ब। याद रखो हैज और हैव प्रेजेंट के लिए, हेड पास्ट के लिए, आगे यहाँ पर टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म। ये मजबूरी या बाध्यता को दर्शाता है। हालांकि इसका हिंदी अर्थ एक ही हो सकता है, इनके जैसा हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आई हैड टू अटेंड द मीटिंग, मुझे पार्टी अटेंड करनी थी। देखो सही है, इसके जैसा ही है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, सेम ही अर्थ है, मुझे पार्टी अटेंड, मीटिंग है, सॉरी यहां पर पार्टी की जगह क्या है, मीटिंग है, एक ही बात है थोड़ा। मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी, मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। बस ये देखो, अब एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग तरह से बोला जा रहा है लेकिन इनका मतलब सेम है, लेकिन इनसे ये अलग है। बोलने में इसके जैसा लग रहा है, मुझे मीटिंग अटेंड है, ये पार्टी बोल दो चाहे मीटिंग बोल दो, मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी, यहां पर भी नी अर्थ आ रहा है, लेकिन इसमें बाध्यता नहीं है, इसमें बाध्यता नहीं है और इसमें क्या है, बाध्यता है। मतलब अनिवार्य था, मीटिंग अटेंड करना अनिवार्य था, जरूरी था। और इसको इस तरह से बोलते हैं या बोल सकते हैं, मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। ये देखो हेड के साथ मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। अगला देखो आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है, मैं इसको इस तरह कह सकता हूं, मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी मतलब बाध्यता है। ठीक है, तो इसमें बाध्यता होती है, इसमें बाध्यता नहीं होती है। बी के वर्ब के साथ बाध्यता नहीं होती, इसमें बाध्यता होती है। उसी तरह देखो ऐसा भी बोल सकते हैं, राम विल हैव आई गया, इसके साथ टू आ गया, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, विल हैव टू अटेंड द मीटिंग, राम को मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। इसको गागी में बोलेंगे, यह थोड़ा आगे किया जाने वाला कार्य है, लेकिन इसमें भी बाध्यता है, इसमें भी मजबूरी है, इसमें भी बाध्यता से हो रही है। ओके, तो इस तरह से इनका यूज होता है, इनको समझना है, इनका मतलब समझना है। अपन आगे बात करें तो देखो यूजेस ऑफ डू एज स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब जोर देना, बात पर जोर देना। स्ट्रेस का मतलब जोर देना, जोर देकर कहना, जोर देना।
तनाव या स्ट्रेस का मतलब क्या है, कुछ भी अपन कहते हैं उस पर जोर देकर कहना अपनी बात पर। डू का यूज, इसमें देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में डू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू कब आता है यहाँ पर, नेगेटिव्स और इंट्रोगेटिव्स में। लेकिन ये क्या है, ये एफर्मेटिव है, सकारात्मक है, और सकारात्मक में यदि डू आता है तो वो विशेष सेंटेंस होता है, वो एक बात पर जोर देकर कहने के लिए इसका यूज होगा। वरना डू का यूज सकारात्मक या एफर्मेटिव में नहीं होता है, सिर्फ नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में ही होता है। और यदि स्ट्रेस वाला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो यहाँ पर वी डू स्टडी, हम पढ़ते तो हैं, इसका अर्थ क्या, हम पढ़ते तो हैं। इसका मतलब ये बात सत्य है कि हम पढ़ते तो हैं, चाहे दूसरा कार्य न करते होंगे, लेकिन इस पर जोर दिया जा रहा है कि हम पढ़ते तो हैं, पढ़ाई तो करते हैं। तो का मतलब क्या, यहाँ पर जोर दिया जा रहा है किसके माध्यम से, डू के माध्यम से। और देखो ये भी वैसे तो क्या हो गई, ये भी अब फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये भी फर्स्ट फॉर्म हो गई। ऐसा कभी होता है क्या, दो मेन वर्ब एक साथ आती है क्या, ये साइक्रिया नहीं है। साइक्रिया होती तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता। और इंग्लिश में ऐसा भी नहीं है कि दो मेन वर्ब एक जगह आ जाए। तो ये मेन वर्ब के रूप में नहीं आया है, ये किस रूप में आया है, ये स्ट्रेस को शो करने के लिए आया है। ये स्ट्रेस को शो कर रहा है, बात पर जोर दे रहा है। जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल है, मैं कहूं कम विथ फैमिली। एक ये क्या है, कम विथ फैमिली। मैं यहां पर इसका अर्थ है परिवार सहित आना, परिवार सहित आना। यह आने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है ये, कम विथ फैमिली, परिवार सहित आना। लेकिन मैं यहां पर डू लगा दूं इस वर्ब, देखो वर्ब मेन वर्ब से पहले डू लगा है, यहां पर भी मेन वर्ब से पहले डू लगेगा। मैं ये कह दूं डू कम, इस कम से पहले डू लगा दिया मैंने, कम विथ फैमिली, डू कम विथ फैमिली। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा परिवार सहित तो आना, मतलब अकेले मत आना, परिवार को साथ लेकर आना। इस बात पर जोर दिया जा रहा है। देखो इसका अर्थ क्या होगा, परिवार सहित तो आना, इस तरह से इस बात पर जोर दिया जा रहा है। तो जोर देने के लिए डू का यूज होता है सकारात्मक वाक्यों में। आगे अपने कुछ अन्य हैं, उनका देखो अदर सेंटेंसेस है, जैसे कि हैव ए नाइस डे, जैसा कि ये नॉर्मल सेंटेंस है, हैव से शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पर ये हैव क्या, सहायक क्रिया भी होती है और मुख्य क्रिया भी होती है, ये यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में है। और ए नाइस डे फ्रेज आ गई, जैसा कि नाउन फ्रेज है। आगे की क्लास में मैं आपको फ्रेज, अलग अलग तरह के फ्रेज है वो भी समझाऊंगा। हैव ए नाइस डे, और हैव से शुरू है, हैव मतलब हो, और दिन का मतलब शुभ होना, नाइस मतलब अच्छा या शुभ, डे का मतलब दिन। तो इसका मतलब क्या है, आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। आगे की बात करते हैं, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस है, सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाउन, नीचे आ गया यहाँ पर प्रीपोजिशन के तौर पर सिट डाउन। और ये डाउन यहाँ पर देखो स्थान है तो एडवर्ब भी है, आगे प्रीपोजिशन में भी काम आता है और एडवर्ब में भी। तो यहाँ पर एक एडवर्ब को शो कर रहा है, स्थान को शो कर रहा है, सिट डाउन बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस बैठ जाओ। और भी मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठिए, कृपया बैठ जाओ। तो इसमें अंतर है, ये तो डायरेक्टली कहा जा रहा है और इसमें निवेदन किया जा रहा है। प्लीज वर्ड लगते कि निवेदन हो गया। आगे देखो आप, लेट से इंपरेटिव सेंटेंसेस ही है, लेट अस गो। देखो अंतर है, एक तो अपन लेट्स कहते हैं, एक कहते हैं लेट अस, तो अलग अलग अंतर है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, या मुझे जाने की अनुमति दे दो, यहां पर ये हो गया। उसी तरह से लेट्स गो, ये थोड़ा सा अलग हो गया। देखो यहां पर ये क्या है, अलग हो गया। लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरुआत करते हैं, लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। ये देखो थोड़ा सा अंतर है बस। इसके बाद में देखो आप, यहां पर हैविंग हैड, हैविंग आ गया, हैड आ गया। अब हैड तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई, और ये हैव के आगे आईएनजी लगा है। और कभी भी याद रखो, हैव के आगे आईएनजी लगते हैं कि वो वर्ब कौन सी हो जाती है, वो वर्ब हो जाती है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट जब भी होता है एक ही सेंटेंस में, जब दो पार्ट होते हैं, एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं,
जैसे कि यहाँ पर दूसरा पार्ट है, कोमा क्या आती है, वेंट। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो याद रखना थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है, ये परफेक्ट वाला पार्ट हो गया, क्योंकि मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, परफेक्ट पार्टिसिपल दे रहा हूं। और परफेक्ट कभी भी नेक्स्ट टाइम किया जाने वाला कार्य होगा, सॉरी, परफेक्ट कार्य जो होता है वो सबसे पहले होने वाला कार्य होता है, और वर्ब की सेकंड वाला जो कार्य है वो नेक्स्ट टाइम होने वाला, उसके बाद में होने वाला कार्य होता है। तो देखो ध्यान दो, हैविंग हैड हिज ब्रेकफास्ट, इसका मतलब क्या है, अपना नाश्ता लेकर, कर अर्थ देगा, देखो नाश्ता लेकर, ये कर अर्थ आता है, लास्ट में ये पहचान है हिंदी की। अपना नाश्ता लेकर ही वेंट फॉर स्टडीज, वह पढ़ने के लिए चला गया या पढ़ने चला गया। यहां पर देखो नाश्ता लेकर वह पढ़ने चला गया, आई की ध्वनि पर समाप्त है, इसका मतलब यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो कार्य पहले कौन सा हुआ, नाश्ता पहले लिया और गया बाद में, तो जो कार्य पहले हुआ उसको परफेक्ट में दर्शाते हैं। और परफेक्ट के दो है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस में आती है, ठीक है, जैसे कि क्या है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो ये वर्ब कौन सी है, हैविंग, ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है यहाँ पर। और नॉन फाइनाइट में कौन सी है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। यदि फाइनाइट होती तो आईएनजी हैव के आगे आईएनजी नहीं लगती। तो ये इस तरह का सेंटेंस है। ओके, क्लियर, तो ये समझ में आ गया आपके। यहां पर देखो नाश्ता लेकर वह पढ़ने चला गया, कार्य पहले ये हुआ और गया बाद में, बस दैट्स ऑल इन दिस क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।